सवाल नंबर 1, शहर की जगह गांव में रहने के क्या फायदे हैं? अगर किसी गांव में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, अस्पताल, पीने का शुद्ध पानी, जरूरी सामान को खरीदने के लिए छोटा सा बाजार और बच्चों के लिए स्कूल आदि उपलब्ध हो तो गाँव में रहना शहरों से कहीं अधिक फायदेमंद है। शहर की दौड़ती भागती जिंदगी से दूर गाँव में आज भी शुद्ध हवा, पानी, प्रदूषण रहित शांत वातावरण भी रहता है। गाँव में आज भी प्राकृतिक सौंदर्य का मजा उठा सकते हैं। सुबह उठकर चिड़ियों की मधुर आवाज सुनने को मिलती है तो दिन भर की गर्मी में नदी में नहाने का मजा भी ले सकते हैं। गांव घरों में उगने वाली शुद्ध साग, सब्जी व फलों का अपना अलग ही मजा है। गांव घरों में आज भी लोग जंगलों, जानवरों, खेत खलियान में ही काम करते हुए अपना पूरा दिन गुजारते हैं और अधिकतर अपनी जरूरत की चीजों को अपने खेत में ही उगाना पसंद करते हैं। घर में बच्चों को खेलने के लिए घर के आंगनों में ही बहुत जगह होती है। शहर के बच्चों के नसीब में ये कहाँ। लोग शहर की भीड़, प्रदूषण और तनाव से दूर रहने के लिए गाँव देहात में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सवाल नंबर 2, चूहों का घर में होना अशुभ क्यों माना जाता है? अधिकतर घरों में चूहे होते हैं। चूहों के घर में होने से क्या होता है? क्या इससे घर में कोई संकट आता है या कि कोई रोग या शोक होता है? चूहों से जुड़ी कई धारणाएं समाज में प्रचलित है। आओ जानते हैं इन धारणाओं को। मान्यता अनुसार जिस घर में काले चूहों की संख्या अधिक हो जाती है वहाँ किसी दुर्घटना के अचानक होने की संभावना बनी रहती है। यह भी माना जाता है कि चूहे हमारे घर की शांति, स्मृति को धीरे धीरे कुतर कर खा जाते हैं। यह भी माना जाता है कि यदि घर में काले रंग के चूहे बहुत अधिक तादाद में दिन और रात भर घूमते रहते हो तो समझ लीजिए कि किसी रोग या शत्रु का आक्रमण होने वाला है। कहते हैं कि घर में चूहों के होने से रोग या बीमारी फैलती है। चूहों के कारण संक्रमण फैलता है। चूहे जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस सामान पर बैठते हैं, वहाँ बीमारियाँ भी छोड़ते जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार चूहा नकारात्मक और अज्ञानी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। चूहों की मौजूदगी से घर में मौजूद लोगों की वृद्धि का भी विनाश होता है। यह बड़ा ही अजीब है कि चूहों का होना घर में अशुभ माना जाता है, लेकिन छछूंदर है तो वह शुभ है। कहते हैं कि जिस घर में छछूंदर घूमते हैं वहाँ लक्ष्मी की वृद्धि होती है। चूहों को भगाने का तरीका, चूहों को पिंजरे में पकड़कर उन्हें दूर कहीं छोड़कर आना, ये सबसे सरल तरीका है। सवाल नंबर 3, क्या मरने के बाद आत्मा वापस घर आती है? आत्मा का घर ये शरीर होता है, ईंट गारों का बना हुआ मकान नहीं। इसलिए मर्त शरीर को शीघ्र परिवार से दूर शमशान ले जाकर जला दिया जाता है, जिससे आत्मा का इस शरीर से मोह टूटे और वह अपनी अंतिम यात्रा की ओर प्रस्थान करें। क्योंकि सनातन धर्म में यह माना जाता है कि जीवात्मा अजर, अमर, अविनाशी है। इसलिए कपड़ों के समान वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करना ही नियति है। जबकि दूसरे धर्मों में केवल एक शारीरिक जीवन को ही पूर्ण जीवन माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों के युद्ध में असुरों के गुरु शुक्राचार्य मरने के बाद भी उन्हें अमृत से पुनः जीवित कर देते थे। इसलिए वे मरने के बाद भी अपने पूर्वजों के मर्त शरीर को सुरक्षित रखते थे, इसी उम्मीद से कि एक दिन शुक्राचार्य आएंगे और उन्हें पुनः जीवित करेंगे। मिस्र के पिरामिड इसी का उदाहरण है। इस्लाम मान्यताओं के अनुसार भी कयामत के दिन सभी लोग अपनी कब्र से उठकर एक लाइन लगाएंगे और अल्लाह को अपने कर्मों का हिसाब देंगे। इसलिए उन्हें जलाया नहीं जाता, वरन कब्र में आराम से सुलाया जाता है। सवाल नंबर 4, क्या पंडित को दान देने से पाप कम होते हैं? पाप कर्मों का फल भोगे बिना दान देने से, भक्ति करने से, भजन करने से, गंगा स्नान से, व्रत उपवास आदि करने से पाप नहीं कटते हैं। शास्त्रों में कहा है कि अच्छे और बुरे सभी प्रकार के कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। अच्छे परोपकार आदि कर्मों का फल सुख के रूप में और बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में ईश्वरीय व्यवस्था से भोगना ही पड़ता है। पाप काटने वाली मान्यता पाप कर्मों को बढ़ावा देती है, क्योंकि करने वाले व्यक्ति ये मान बैठते हैं कि दान पुण्य करके पाप तो कट ही जाते हैं, अतः स्वार्थवंश पाप कर्म करता रहता है। वैदिक शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार बिना भोगे पाप नहीं कटते हैं। दान पुण्य आदि सदकर्मों के अन्य फल सुख के रूप में मिलते हैं, लेकिन पाप कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। जो करता है वही भोगता है, यही ईश्वरीय न्याय है। अब रही बात पंडित को दान देने की, तो दान जरूरतमंद या गरीब आदमी को देने से ही उसका वांछित फल मिलता है। उदाहरण के लिए हम किसी बुरे व्यक्ति को दान देकर अगर फल की आशा करें तो यह हमारी मूर्खता होगी। वहीं हम किसी जरूरतमंद को दान देते हैं तो दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। सवाल नंबर 5, खूबसूरत बीबी के क्या क्या नुकसान है? खूबसूरत बीबी की सुंदरता कायम रखने के लिए आपको आधुनिक और महंगे कॉस्मेटिक तथा अन्य सौंदर्य प्रसाधनों और सर्जरी इत्यादि पर खर्च करते रहना पड़ेगा। खूबसूरत बीबी की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए हीरे और सोने के आभूषण आपको त्योहार और सालगिरह पर लगभग हर बार खरीदने पड़ेंगे। शादी, विवाह अथवा पारिवारिक समारोह में शामिल होने के करीब 1-2 महीने पहले स्वयं आपको भी कसरत या जिम का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी जोड़ी बेमेल दिखे। सुंदर पत्नी को यदि जिम या डांस क्लास अथवा म्यूजिक क्लास में जाना है तो आपकी पत्नी साथ में आपकी भी ड्यूटी लगा देगी। फिर चाहे आप गाना बजाने के मामले में औरंगजेब हो, आपके पसंदीदा व्यंजनों को खाने पर पाबंदी लग जाएगी। आप पसंदीदा खाने का स्वाद
स्वाद नहीं ले पाएंगे। केवल सलाद या बेस्वाद खाने से काम चलाना पड़ेगा। खूबसूरत बीबी साथ में होने पर सार्वजनिक स्थल पर आपको असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। खूबसूरत बीबी साथ में होने पर आप उन लोगों को अपने पास भाभी जी कहते मंडराते पाएंगे जिन्हें आप फूटी आंख पसंद नहीं करते। सवाल नंबर 6, अंडा मांसाहारी है या शाकाहारी? अंडे को शाकाहारी और मांसाहारी के रूप में देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अंडे दो प्रकार के होते हैं, एक जो मुर्गियां बिना मुर्गों के संपर्क में आई देती है और एक जो मुर्गों के मिलन के पश्चात मुर्गियां अंडे देती है। मुर्गों से मिलन के पश्चात जो अंडे प्राप्त होते हैं उनमें प्राण होते हैं और 21 दिन तक जब मुर्गियां ये अंडे सहती है तो उसमें से चूजे निकल आते हैं। क्योंकि ऐसे अंडे में प्राण होते हैं इसलिए इन्हें हम मांसाहारी की श्रेणी में रख सकते हैं। या जीव हत्या से परहेज रखने वाले लोग भी इन्हें खाना पसंद नहीं करें। दूसरे तरह के अंडे ऐसी मुर्गियां देती है जो कभी मुर्गों के संपर्क में आई ही नहीं। फार्म में अंडे देने वाली मुर्गियां ऐसी होती है, ऐसे अंडों में प्राण नहीं होता है और इसमें से कभी चूजे नहीं निकलते। आम धारणा के विरुद्ध अंडे देने के लिए किसी भी मुर्गी को मुर्गों के मिलन की आवश्यकता नहीं होती और वो एक निश्चित समय पर अंडे देने लगती है, चाहे वो मुर्गों के संपर्क में आए या न आए। ऐसे अंडों को शाकाहारी की श्रेणी में रखा जा सकता है और उनको खाने से हम एक पैदा होने वाले संभावित चूजे की जान नहीं ले रहे होते हैं। बाजार में बिकने वाले सभी फार्म के अंडे इसी श्रेणी में आएंगे।